हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पावर एंड फोर्स के डिफरेंस के बारे में कि पावर और फोर्स इनमें आपस में अंतर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। और फिर उसके बाद बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ पावर के बारे में, मतलब पावर के कितने प्रकार होते हैं। देखने में तो ये हमको साइंस का टॉपिक लगता है पावर एंड फोर्स, बट ये साइंस का टॉपिक नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। तो हम बात करते हैं पावर और फोर्स के डिफरेंस के बारे में। तो पावर और फोर्स में देखा जाए तो दोनों देखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, ठीक है ना, सुनने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। पावर का मतलब होता है शक्ति और फोर्स का मतलब होता है बल। तो देखने में और सुनने में हमको बिल्कुल एक से लगते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस जो है मेन वो क्या होता है। देखिए, जो पावर जो होती है वो डिस्गाइज्ड होती है, मतलब कि पावर आप एक ऐसा एक वर्च्यू होता है जो कि आपको शो नहीं होता, पावर हमारे अंदर होती है। और जो फोर्स होता है वो एपियर होता है, मतलब कि वो लोगों को दिखाई देता है फोर्स। इसको मैं एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक क्लास के टीचर के पास में पावर है कि यदि कोई बच्चा क्लास में उसके डिसिप्लिन को तोड़ता है तो वो उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल सकता है। ये शक्ति है एक टीचर के पास में। तो शक्ति तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, वो उसके अंदर छिपी हुई है, मतलब कि डिस्गाइज्ड है, ठीक है। लेकिन जब टीचर किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकालता है तो पावर किस में चेंज हो जाती है, इनटू फोर्स, वो फोर्स में चेंज हो जाती है। तो तब वो अपनी पावर का जब यूज करता है और उस बच्चे को बोलता है कि तुम क्लास से बाहर निकलिए, आपने डिसिप्लिन को तोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी पावर है वो एपियर हुई और उस बच्चे को बाहर निकलना पड़ा। तो बच्चा कैसे निकला, फोर्स के थ्रू निकला। तो कह सकते हैं कि पावर और फोर्स बिल्कुल सेम है, बट ये है कि शक्तियां अंदर होती हैं, उन शक्तियों का जब यूज होता है तो वो फोर्स बन जाती हैं। तो पावर और फोर्स का आपको जो मेन डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है। अब वो चल रहा है कहीं पर, तो उसकी शक्तियां दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसके अंदर छुपी हुई हैं। लेकिन जब वो उन शक्तियों का इंप्लीमेंट करेगा तो फोर्स के थ्रू करेगा, ठीक है। तो वहां पर फिर निकल के आता है फोर्स। तो आप कह सकते हो कि पावर डिस्गाइज्ड वर्च्यू है और जो फोर्स है वो एपियर वर्च्यू है। उसके बाद में बात करते हैं काइंड्स ऑफ पावर, कि पावर कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पावर की। तो सबसे पहले जो पावर आती है वो आती है पॉलिटिकल पावर, मतलब कि राजनीतिक शक्ति। तो पावर का एक टाइप पॉलिटिकल पावर भी होती है। अब समझेंगे पॉलिटिकल पावर होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किसी भी देश के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वो काम करती हैं। लेजिस्लेचर काम करता है, एग्जीक्यूटिव काम करता है और जुडिशरी काम करता है। तो एक्चुअली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का जो वर्क है वो पॉलिटिकल पावर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब कि लेजिस्लेचर जो काम करता है वो कानूनों को बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को इंप्लीमेंट कराने का काम करता है और जुडिशरी उन कानून को ना मानने वालों को पनिशमेंट देता है। तो उस प्रकार से जब कोई राज्य अपने यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो कि पूरे देश को रन करे, रूल करे, तो ऐसी स्थिति में वहां पे पॉलिटिकल पावर निकल के आती है, मतलब कि राजनीतिक शक्ति निकल के आती है। तो देश को चलाने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है, किसी भी देश को चलाने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है। तो वो जो शक्ति होती है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी हुई होती है और वो ऑर्गन्स अपने फंक्शंस को पॉलिटिकल पावर के थ्रू ही करते हैं। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि देश को चलाने के लिए हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है और वो शक्ति डिफरेंट टाइप्स में बटी हुई होती है और सब टाइप्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पावर। उसके बाद में हम अब बात करते हैं सेकंड पावर, इकोनॉमिक पावर की, मतलब कि आर्थिक शक्ति की। तो इकोनॉमिक पावर क्या होती है, किसी भी देश के अंदर आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। अगर मान लीजिए देश के अंदर राजनीतिक शक्ति है लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं है तो वो जो देश है वो कंप्लीटली रन नहीं हो पाएगा। मतलब कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी किसी भी देश की एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। तो हम इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें लाइबरलिज्म वाले लोगों का, मार्क्सिज्म वाले लोगों का अलग अलग मानना है। वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि जिसपे इकोनॉमिक पावर होती है उसके पास ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है। तो ये तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनका डिफरेंट टाइप्स का अपना अपना व्यूज है, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं सीधा मेन कंसेप्ट इकोनॉमिक पावर की। तो इकोनॉमिक पावर का मतलब सीधा सा ये है कि देश की आर्थिक शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश अपनी आर्थिक शक्तियों को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोलता है, अपने यहाँ पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर
बिल्ड करता है, जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, जिससे लोगों की आजीविका चल सके और देश को बहुत बड़ी मात्रा में जो टैक्सेस है, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस हैं, वो प्राप्त हो सके। तो इकोनॉमिक पावर भी होना किसी भी स्टेट के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में यदि हम यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के टॉपिक्स को छोड़ दें तो स्टेट को पॉलिटिकल साइंस में देश का दर्जा दिया गया है। तो हम देश को स्टेट के थ्रू भी समझ सकते हैं, देश को हम स्टेट भी बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। तो इकोनॉमिक पावर आपको समझ में आ गई होगी, मतलब कि आर्थिक मजबूती। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पावर, आइडियोलॉजिकल पावर के बारे में, मतलब कि विचारधारा की शक्ति। विचारधारा की शक्ति होती क्या है फ्रेंड्स? देखिए, कोई भी देश होता है, उसके अंदर जो सरकार होती है, सरकार को लोगों की विचारधारा के साथ में कंपैटिबल होना पड़ता है, मतलब कि सामंजस्य बैठाना पड़ता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है वो जनता की विचारधारा के अनुसार ही काम करती है। कुछ ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अगर जनता की विचारधारा सरकार के साथ में मैच नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किए जाते हैं और धरने दिए जाते हैं या सरकार का विरोध किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो इसलिए सरकार को आइडियोलॉजिकल पावर पर भी खास ध्यान देना पड़ता है, मतलब कि इसके थ्रू, मतलब आइडियोलॉजिकल पावर भी होना राज्य के पास में जरूरी है, मतलब कि वो अपने जनता के हितों को सोच सके। पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर का इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, ये सोचने की, इस चीज को विचार करने की शक्ति उसके पास में होनी चाहिए, और जनता की विचारधारा को और अपनी विचारधारा को दोनों को आपस में बैठाकर, मिलाकर और इस तरीके से उसको रूल करना चाहिए। अब आइडियोलॉजिकल पावर में भी बहुत सारे, आपने देखा होगा सोवियत रशिया के एग्जांपल देख लीजिए कि वहां पे राजा की विचारधारा कुछ अलग थी, तो राजा की विचारधारा जनता के साथ में मैच नहीं हुई, जनता ने आंदोलन कर दिए, तो राजा ने हजारों लोगों को वहां पर मरवा दिया। उसके अलावा कम्युनिज्म जो लोग हैं, मार्क्सिज्म जो लोग हैं, लिबरलिज्म जो लोग हैं, उनके हिसाब से भी आइडियोलॉजिकल पावर की डिफाइन अलग अलग तरीके की है। ठीक है, बहुत सारे थिंकर्स ने भी इस डिफाइन को अपने अकॉर्डिंग ही शो किया है, लेकिन हम आइडियोलॉजिकल पावर की बात करेंगे इन शॉर्ट में। तो आइडियोलॉजिकल पावर ऐसी विचारधारा की शक्ति होती है जो किसी भी राज्य या देश के पास में होना जरूरी है, जिसके थ्रू वो अपने लोगों की दिक्कतों को समझ सके, लोगों के विचारों को इजीली एडॉप्ट कर सके, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सके और दोनों के विचार मिलकर शासन को चला सके। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पे आज फोर्स एंड पावर के डिफरेंस के बारे में बात की थी और काइंड्स ऑफ पावर के बारे में बात की।